रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की वरिष्ठ उत्तर भारतीय नेता और पूर्व सांसद हरबंस सिंह से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बस्ती गांव में 1950 में जन्मे श्री सिंह टीडी कॉलेज जौनपुर से बीएससी एजी करने के बाद 1971 में मुंबई आए थे। 6 साल तक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करने के बाद श्री सिंह ने अपना खुद का भवन निर्माण व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में झंडा गाड़ने के बाद उन्होंने समाज सेवा और राजनीति की ओर रुख किया। उन्होंने नई मुंबई और जौनपुर में 15 कॉलेजों और 9 स्कूलों की स्थापना की। इसके साथ ही साथ उन्होंने नई मुंबई और जौनपुर में एक अस्पताल का भी निर्माण कराया। उन्होंने देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट ठाणे से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा शिवसेना गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। 1998 का लोकसभा चुनाव उन्होंने मछली शहर सीट पर सपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन जीत एक बार फिर उनके हाथ से फिसल गई। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लड़ा और शानदार जीत हासिल की। सांसद के रूप में उन्होंने प्रतापगढ़ में सड़कों का जाल बिछा दिया और राम वनगमन मार्ग, चिलबिला फ्लाईओवर और मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। सिंह साहब, इस समय आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने ऐरोली में हॉस्पिटल बनाया था, मेरी वाइफ चलाती थी। 2 माले का हॉस्पिटल था। अभी हमने 9 माला बनाया, एफएसआई बढ़ गई है। एकमात्र नई मुंबई थाने जिले का हॉस्पिटल है। मेरे ख्याल से मुंबई में भी हमारा कोई धर्मांतर अस्पताल नहीं है उत्तर भारतीय समाज का, शायद पहला हॉस्पिटल है। और यहाँ हमारे को प्रधानमंत्री जी की योजना मिल गई है, आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीबों को ट्रीटमेंट फ्री है, करीब आधी पॉपुलेशन को, 50 करोड़ लोगों को। और एक राजीव गांधी योजना पहले थी, अभी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो गई है, वो भी हमको मिल गई है। हमें डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए हैं, बहुत अच्छा महाराष्ट्रीयन डॉक्टर करीब 95% है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड में हमको प्राइज मिला है, ये अब ठीक हो गया है। यहाँ सब दिक्कत नहीं, यहाँ तो हार्ट के भी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। 1-2 करोड़ की मशीन बाकी थी, वो मैंने मंगाया है अभी। बाकी हमारी कैथलैब मशीन तो आ गई। अब जो स्टेन वगैरह डालते हैं वो सब काम तो चालू है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी अभी चालू होनी है। वो मशीन भी 1 करोड़ की आ गई, 1 करोड़ की और मशीन आएगी तो चालू हो जाएगा। हमारा समाज अस्पताल के मामले में बहुत पीछे रहा है। पूरे मुंबई में 45 लाख उत्तर भारतीय रह के भी एक हॉस्पिटल नहीं बना पाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, कोई सिफारिश हमसे करेगा, बॉम्बे हॉस्पिटल में करवा दो, कोई बोलेगा कि जैसलोक में करवा दो, कृपा शंकर के यहाँ जाएगा, कोई चंद्रकांत त्रिपाठी के यहाँ जाएगा कि इसमें करवा दो। लेकिन इतने बड़े समाज को शर्म आनी चाहिए। एक अस्पताल नहीं कर पाए हम लोग, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हजारों करोड़ रुपया लोग कमाए वहां से, और एक तो अस्पताल नहीं हो पाया, पूरा समाज मिलकर नहीं कर पाया। तो ये चिंता करने की बात है। दूसरे समाज के लोगों ने किया है, तो यहाँ मेरा ठीक हो गया। अभी ऐरोली वाला इंद्रावती हॉस्पिटल, मेरी वाइफ का नाम इंद्रावती था, इंद्रावती हॉस्पिटल चल रहा है, 93 से चल रहा है, लेकिन अभी वो अच्छे रूप में आ गया। 9 माले में सब अच्छा तरह से चल रहा है। दूसरा हमने हॉस्पिटल 7-8 साल पहले खोला था जौनपुर में, उसकी हालत बड़ी खराब थी, अच्छे डॉक्टर नहीं थे। अब इस साल हमने नई मशीनें लाया, नए डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं। अभी 5-6 दिन पहले मैं उद्घाटन करके वहां से आया हूँ फिर से। हमको 100 बेड का लाइसेंस भी मिला, लेकिन वहां तो खैर इतना जगह है कि 500 बेड हॉस्पिटल हो जाएगा। उसको मैं बॉम्बे से अटैच कर रहा हूँ। वहाँ के ऑपरेशन यहाँ आके हो जाएंगे, वहां सब डायग्नोसिस करने के बाद यहाँ आके ऑपरेशन हार्ट वगैरह हो जाएंगे, तो गरीबों का कल्याण होगा। देखो, सुअर भी अपना पेट भर लेती है, लेकिन समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं और जो अक्षम हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें वो वहाँ भी चालू हो गया है और 4-6 महीना लगेगा। अभी मैं एमपी तो हूँ नहीं, बहुत बिजी रहूँगा, इसलिए मैं समझा कि जो समय मिला है इसमें अच्छी तरह से जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारा अभी राजीव गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, हिंदी हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, ये सब जो चल रहे हैं। तो व्यवस्था थोड़ी खराब थी, 1.5 साल से कोविड चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो सब में क्या क्या कमी है, कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है, कौन सा क्या, सारी व्यवस्था में देख के अपडेट कर रहा हूँ। हो सकता है कभी क्लासेस भी चालू हो जाए, वर्चुअल क्लासेस तो चालू है, ठीक है, बसेस ठीक है नहीं ठीक है, सारा व्यवस्था देख रहा हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ से वहां तक हमारी संस्थाएं करीब 15 हैं। शिक्षा में और स्वास्थ्य में 2 चीजों में मैंने काम शुरू किया और भगवान ने अच्छी सफलता भी दिया दोनों में। वहाँ हमारा दूसरा जो कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मैनेजमेंट कॉलेज है, तो करीब 8 कॉलेज वहीं हो गए। हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल है उस पैटर्न पे।
तो मैं काम कर रहा हूँ। सिंह साहब, मुंबई में उत्तर भारतीयों की दशा, उत्तर भारतीय राजनेताओं की राजनीति पर आप इस क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुंबई में समझिए कि 71 में मुंबई आया और 81 तक मैं मुंबई में रहा, 10 साल। तो उस समय डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी सीनियर लीडर थे, चंद्रकांत त्रिपाठी जी थे, मान लीजिए 80 में वो आए और मिनिस्टर बन गए, रमेश दुबे जी थे, राम साहब पांडे जी थे, और जावेद खान जी थे, सैयद अहमद थे माइनॉरिटी में, नसीम खान जी आए, फिर अभी नवाब मलिक जी आए, असलम खां, बाबा सिद्दीकी, ये सब माइनॉरिटी में आए। नसीम सिद्दीकी को भी मौका मिला, वो भी चेयरमैन हुए और काम भी अच्छा किया। वो एक समय था। अब देखिए, अब तो उत्तर भारतीय लीडरशिप जैसे खत्म हो गई। इतने बड़े 4-4, 5-5 मिनिस्टर जहां हमारे हुआ करते थे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिला के, वहां बीजेपी की सरकार बनी। तो बीजेपी की सरकार में एक विद्या ठाकुर को बनाया गया और उनको विभाग क्या दिया गया, महिला बाल विकास। कोई मतलब नहीं। राज्य मंत्री जहां 3-3, 4-4 हमारे कैबिनेट हुआ करते थे, वहां राज्य मंत्री का गुनगुना पकड़ा दिया गया। अब उत्तर भारतीयों ने जम के वोट किया बीजेपी को, उसके बाद हालत है। कांग्रेस को उत्तर भारतीय वोट किया करते थे। कांग्रेस तब बंबई में 34 सीट थी विधायकी की, 30 जीतती थी, 28 जीतती थी, 26 जीतती थी, 25 जीतती थी। मुरली देवड़ा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, 22 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे। तो उत्तर भारतीयों को भला भी उस समय खूब हुआ, खूब लोगों ने पैसे कमाए। ठीक है, पैसे कमाने मतलब उनको व्यापार में मदद मिली, व्यापार उनका रुकता नहीं था। पॉलिटिकल लोग मदद कर देते थे, कहीं कोई एनओसी फंसी हुई है, कोई उलझन है, कोई अधिकारी नहीं काम कर रहा है, तो मंत्री लोग मदद करते थे। आज किसके पास जाएंगे आप? एक नवाब मलिक साहब क्या कर लेंगे अकेले? तो ये जो दुर्दशा आज हो रही है हर पार्टी मिला के, ऐसी दुर्दशा कभी मुंबई में नहीं थी पहले। क्या आप मानते हैं कि जो उत्तर भारतीयों की सोच है, हमारी जो सामूहिक नेतृत्व की सोच हुआ करती थी, क्या उसमें वर्तमान में कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, बीच में क्या हुआ, यहाँ समाजवादी पार्टी भी आ गई, कभी नहीं थी। यहाँ बसपा भी आ गई, तो जात पात में लोग बंटे। जब जो यूपी में था, मैं हमेशा चिल्लाते रहा कि कम से कम यहाँ उत्तर भारतीय बन के रहो, यहाँ समाजवादी पार्टी और इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, यहाँ सब इकट्ठा रहो, जिस पार्टी में भी रहो, एक ताकत बन के रहो। लेकिन नहीं हुआ, डिवीजन हुआ और काफी कुछ बिखराव हो गया। तो इससे परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन अब वो बातें खत्म हो रही है फिर। ठीक है, समाज बहुत परेशान है, आम आदमी बहुत परेशान है और बातें खत्म हो रही हैं। अब फिर मेरे ख्याल से एक विचारधारा बननी चाहिए। कोशिश की क्या वर्तमान में आप कोई लीडरशिप देखते हैं जो सभी अधिक से अधिक उत्तर भारतीयों को प्रभावित कर सके और उनको यूनाइट कर सके? अब देखो, नेता कोई ऊपर से तो नहीं पैदा हो जाएंगे, करना इन्हीं लोगों को है जितना नाम हमने लिया। ठीक है, जैसे रमेश दुबे जी ज्यादा गांव में रह रहे हैं, उम्र भी वही 85 के प्लस जा रही है। ठीक है, और अभी कृपा शंकर जी भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब वो कहाँ की राजनीति करेंगे ये नहीं मालूम, मुंबई की राजनीति करेंगे, लोग कह रहे हैं यूपी की राजनीति करेंगे, तो फिर यार खाली हो रहा है जगह। और कितने लोग एक्टिविटी देखो, राजनीति में हमेशा कोई सत्ता में नहीं रहता है, हमेशा कोई सत्ता में नहीं रहता है। शरद पवार साहब बात छोड़ दो, ठीक है, तो हमेशा जीतते चले आए, जीत भी होती है, हार भी होती है। लेकिन ऐसा कोई नेतृत्व राम मनोहर त्रिपाठी जी का नेतृत्व था, तो बंबई में भी स्वीकार थे, थाना में भी स्वीकार थे, नई मुंबई में भी स्वीकार थे, आज और महाराष्ट्र में स्वीकार थे। वो नागपुर में जाके भाषण देते थे तो बहुत तालियां बजती थी। विद्वान थे, ईमानदार थे, एक तो घर जिंदगी भर में नहीं बना पाए, 3 बार नगर विकास मंत्री हुए। उनका बेटा पढ़ने की जगह घर में नहीं होती थी, बहुत छोटा सा घर कुर्ला में है, जमीन पर सोते थे वो।
एक बार मैं गया उनके यहाँ दिवाली की मिठाई लेके, तो रात हो गई थी, तो हमने कहा 9:30 बजे फोन किया, गुरुदेव आ जाऊं, फिर आना मुश्किल होगा जरा नई मुंबई से। बोले आ जाओ। तो गया तो उनका एक प्यून टाइप आदमी था जो नीचे धोबी भी काम करता था। सुजनी होती ना अपने गांव, सुजनी, एक तरफ से दोनों हाथ से वो पकड़े थे, एक तरफ से वो पकड़ा था। तो बोले ठाकुर देखो मैं कितना उत्तर भारतीय हूं। समझ में आया कि मिनिस्टर 3 बार जो मिनिस्टर हो गया है वो जमीन में सो रहा है, सोने की जगह नहीं है, केवल एक ही बेडरूम था। तो उनका लड़का उनके हॉस्टल जहां मेरे क्वार्टर मिला था ना, उसमें जाके पढ़ते थे। समझे, ईमानदारी के लोगों में। तो वो नेतृत्व तो अभी नहीं है, और ना मुझे किसी के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि वो नेतृत्व पूरा महाराष्ट्र का, पूरा बंबई का, पूरा थाना का, पूरा मतलब 10-5 जिला जो इधर है, ये सब कोई कर पाएगा। क्या आप मानते हैं कि हाल में उत्तर भारतीयों की जो सामाजिक संरचना थी, जातीय संरचना थी, उसमें कुछ बदलाव आया है? बदलाव बीच में आया था, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से काफी ठीक हो रहा है। फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ रहे हैं लोग परेशान हैं, अलग अलग होके परेशान हैं, इसलिए पुराने ढर्रे पे आ रहे हैं। पहले हमारे उत्तर भारतीय लोग कुछ पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए थे। क्या आप मानते हैं कि उत्तर भारतीयों ने हाल के वर्षों में सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रदर्शन किया है? हमको देख लीजिए, हमारे लोग बिल्डर बहुत कम होते थे, वही तबेले का धंधा, वही कोयले का धंधा, वही भाजी का धंधा, ये सब हमारे धंधे थे। दूध का धंधा, ठीक है, कोई दूध मतलब पैदा करता था, कोई दूध सेल करता था, डेयरी की दुकानें होती थी, एक लिमिटेशन था। अब लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे अच्छे बिल्डर बन गए, ठीक है, इंडस्ट्री में आ गए। नए लड़के अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं। मैं अमेरिका गया, एक लड़का है मेरा पैर छुआ, हमने कहा ये पैर छूने का संस्कार अमेरिका में कहां से आ गया? मैं स्टेज में था, वहां एक एसोसिएशन है राणा, राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पदरीच है, तो हमारा सत्कार रखे थे। उस फंक्शन में वीके सिंह जी तो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उसके कार्यक्रम को उद्घाटक, 3 दिन का फंक्शन होता उनका, उद्घाटक थे, मैं चीफ गेस्ट था, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, इस नाते से रखे थे। वो लड़का के पैर छुआ, हमने कहा बेटा तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो? बोला सर आप पहचाने नहीं, मैं साइनाथ का प्रोडक्ट हूँ, वासी, और मेरे पिताजी की नौकरी चली गई तो आपने मेरी फीस माफ कर दिया था, इसलिए मैं पढ़ पाने इंटरमीडिएट नहीं कर पाता। बाद में पिताजी की नौकरी फिर लग गई तो मैंने इंजीनियरिंग किया, और मैं लार्सन टोब्रो में इंजीनियर हूँ। हमने कहा तुम्हारा पैकेज क्या है? बोला 1.25 करोड़ रुपया साल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ी सी हेल्प से कोई आगे निकल गया। तो वहां भी लोगों ने सम्मान किया। जब मैंने मेरी संस्थाएं गिनाई गई, मैंने पहले 71 में आके मुंबई में नौकरी किया, इसके बाद मैंने 15 कॉलेज स्थापित किया अपने हाथ से, 9 स्कूल स्थापित किया, 2 धर्मादा अस्पताल, एक नई मुंबई में, एक जौनपुर में स्थापित किया। तो बहुत तालियां बजी, 3 मिनट तक तालियां बजी, तो बड़ा सम्मान मिला। तो करना चाहिए, अगर मौका मिले तो किसी की मदद करी जाए। मैं प्लेन में जाता हूँ, बहुत बच्चे मिलते हैं, पैर छूते हैं, मैं पूछता हूँ बेटा क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा परिचय बताओ। बोलते सर मेरी आपने मदद कर दिया था, मेरे पास तो किताबें नहीं हुआ करती थी, मुझे आपने स्कॉलरशिप दिया, और कैसे कैसे मैं पढ़ लिख लिया, और आज मैं HDFC बैंक में मैनेजर हूँ। क्या तनख्वाह है? तो 1.25 लाख रुपया यहाँ भी पा रहे हो, 1.5 लाख रुपया। तो एक कुछ अच्छे काम अपने हाथ से हो गए। ये संस्थाएं चलती रहेंगी, आदमी नहीं रहता है। आज मालवीय जी नहीं है, लेकिन BHU ने इतने लोगों को पढ़ लिख के आगे बढ़ा दिया, पढ़ा लिखा के, कि वो विदेश में जाकर पढ़ लेते क्या। और प्रधानमंत्री की पोस्ट और राष्ट्रपति की पोस्ट बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पोस्ट होती है हिंदुस्तान में। किसी की हिम्मत है कि BHU में जाएंगे बिना माल्यार्पण किए चले जाएंगे? मालवीय जी को माल्यार्पण करना ही करना है, उनका आशीर्वाद लेना ही लेना है। आज वो तो नहीं है, लेकिन जब तक BHU रहेगा तब तक मालवीय जी नहीं मरेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उदय के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? उससे एक फायदा हुआ कि लोग एकजुट हुए। जो बटे हुए, मैंने अभी कहा ना इसके पहले, बटे हुए लोग थे वो एकजुट हो गए, ठीक है। और
राज ठाकरे जी से ये उम्मीद नहीं थी कि जो घटनाएं हुई, ऐसी घटना हो सकती, कई लोग मर गए उसमें, कई फैक्ट्रियां महाराष्ट्र की 2500 फैक्ट्रियां बंद रही, जो हार्ड वर्क है, जो हमारा आदमी कर लेता है काम, ठीक है, जैसे स्टील के जो प्लांट चलते हैं उसमें जो एकदम नजदीक खड़ा रहना पड़ता है, तो सिर्फ चड्डी पे खड़ा रहना पड़ता है, वो काम दूसरा कोई उत्तर भारतीय वाला कर ही नहीं सकता। वो आदमी जानता भी है 4 साल 3 साल में मर जाऊंगा, लेकिन उसको अच्छा पेमेंट मिलता है, मजबूर है, वो करता है। वो सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उत्तर भारतीयों का नुकसान हुआ, उनकी इनकम गई। और फैक्ट्री जब चलती है तो पूरा उससे देश चलता है, खाली महाराष्ट्र नहीं चलता है। टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को भी आता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो राज ठाकरे जी भी रास्ते पे आ गए, और उसके बाद तो कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन उस समय जो किया मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, छोटी राजनीति थी, तुच्छ राजनीति थी। क्या आप मानते हैं कि मुंबई सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? देखिए, ऐसा है कि विलास रवि के भाषण, उतना बढ़िया भाषण में किसी का देखा नहीं, उनके मैं बहुत करीब रहा, उनका मैं राइट हैंड हुआ करता था। मेरा तो जो मैं समाज का काम लेके गया, अपना काम लेके गया, कभी ना हुआ ही नहीं, देखते नहीं थे, साइन कर देते। जैसे मैं कॉलेज जब खोला तो मैं चिट्ठी लेके गया, मेरे सर पढ़ लीजिए, नई मुंबई बहुत बड़ा हो गया है और अब कॉलेज की बहुत जरूरत है, कॉलेज बहुत कम है। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखना शुरू किया सीधा, मिनिस्टर हायर एजुकेशन प्लीज ग्रांट परमिशन इमीडिएटली। प्लीज ग्रांट परमिशन तक मैं पढ़ पाया, लास्ट का वर्ड नहीं पढ़ पाया, मुझे घबराहट हुई, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया होंगे। मैंने कहा सर पूरा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ने की जरूरत है, आपको परमिशन चाहिए, पढ़ने की क्या जरूरत है। पेपर पीछे चला गया। मुझे नेताजी कहते थे, परदेसी साहब पिए थे, परदेसी साहब ने कहा कि नेताजी को बैठाओ, नाश्ता वास्ता कराओ, ये भीड़ खत्म करके मैं आता हूँ, इनसे कुछ बात करना है, पार्टी के बारे में कुछ बात करना, थाना जिले के बारे में। मुझे नाश्ता वास्ता आ गया तो परदेसी साहब से मैंने पूछा कि साहब क्या लिख दिया उन्होंने, लास्ट का वर्ड में समझा नहीं, आपके पास पेपर होगा देखिए। बोले उन्होंने लिखा कि प्लीज ग्रांट परमिशन इमीडिएटली। तो इमीडिएटली बहुत कम केसेस में लिखते हैं, जैसे 500 केस में एक केस में इमीडिएटली लिख देते हैं। तो मैं इसके बाद मुझे किससे मिनिस्टर हायर एजुकेशन दिल्ली बोल से पाटिल साहब थे, उनको मिलो क्या? बोले साहब चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया, उसके बाद बात खत्म हो गई, आपको काहे मिलना नहीं चाहता, ठीक है। और मैं बोला फिर कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? 3-4 दिन में आपको आ जाएगी परमिशन। चौथे दिन मुझे मंत्रालय से फोन आया कि साहब कांग्रेचुलेशन, आपकी परमिशन हो गई राजीव गांधी कॉलेज की, और इसको बाई पोस्ट भेज दो, हैंड डिलीवरी मंगाएंगे। हमने कहा नहीं साहब, मैं मिठाई भेज रहा हूँ, मेरे प्रिंसिपल भेज रहा हूँ, अथॉरिटी लेटर भेज रहा हूँ, ये हैंड डिलीवरी दे दीजिए, हमें इतना टाइम नहीं 4 दिन और खराब करने का, हमको एडमिशन लेना है। वो कॉलेज आज चल रहा है, आज उसमें 1600-1700 बच्चे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। आपको सक्रिय राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया, और जहां आप हैं क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, 4 साल का मैं था, मेरा छोटा भाई 1 साल का था, तभी पिताजी 32 साल की उम्र में गुजर गए। माँ की उम्र 25 साल के आसपास थी, पहले शादियाँ जल्दी हो जाती थी। और ग्रेजुएशन मेरा हुआ, मैंने BSc एग्रीकल्चर किया, और उस समय हम वीडियो बन जाते, नए नए ब्लॉग बने थे, 1970 की बात है, DD कॉलेज से मैंने पास किया। फिर मैंने एक फिल्म देखा जितेंद्र की, जीने की राह। तो जितेंद्र ग्रेजुएशन करता है, गांव से बंबई आता है, किसी बिल्डर के यहाँ 150 रुपये की नौकरी मिल जाती है, 6-7 साल में सीख लेता है बिल्डर का काम। फिर जो है बिल्डर हो जाता है और खूब लंबी लंबी गाड़ियां उसकी आ जाती है, लंबी लंबी बिल्डिंगें 30-30 वाले की बनने लगती हैं। अब सब फिल्म में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा था, तो मुझे एडीओ की नौकरी मिल रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बंबई जाऊंगा, मैं भी बिल्डर बनूंगा। जीने के राह पिक्चर से मेरे को एक लेसन मिला। यहाँ आया, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिली तो एक मर्फी रेडियो में मिली, उसमें 250 तनख्वाह थी, और वाधवा कंस्ट्रक्शन में हमको 150 तनख्वाह का ऑफर आया। मेरे दोस्तों ने कहा 250 वाले ज्वाइन करो, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं नौकरी करने नहीं आया, मैं बिल्डर बनने आया, इसलिए मैं 150 वाली ज्वाइन करूंगा। मैंने 150 वाली ज्वाइन किया।
हालांकि मेरा काम देख के वासुदेव वाधवा जी अंदर थे, विजय वाधवा आज का बहुत बड़ा नाम है बिल्डर में, वाधवा कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने मेरा काम देख के 175 रुपया दिया। तब 80 रुपये महीने में खाना हो जाता था। और मैं सुबह 7 बजे पहला फोन करता, साइड पे रहना शुरू कर दिया, और 12 बजे रात को दूसरा फोन करता था। इतनी बड़ी मेरी ड्यूटी थी। और ये सब मैं इसलिए करता था कि मुझे बिल्डर में क्या क्या दिक्कतें आती मैं समझ लूं, सीख लो पूरा। नौकरी पैसे के लिए नहीं करता था। 6 साल बाद मैंने रिजाइन दिया 77 में। मेरा रिजाइन 6 महीना 7 महीना एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो विजय भाई बोले कि तब मैं 2000 रुपये तनख्वाह थी, जब डीएम को 1760 रुपया मिलता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब मेरी 4000 रुपया तनख्वाह कर दी गई। तो हमने कहा नहीं, आप 40,000 रुपया महीना देंगे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना धंधा करूंगा। तो फिर हमको विजय वाधवा के बाप के पिताजी के पास जाना पड़ा। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दीजिए और मुझे काम मिल गया है, मैं अपना काम करूंगा। मैं तो मैं नई मुंबई आ गया। नई मुंबई में इंदिरा जी के 3 नारे मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बड़ी नेता रही हो। उनका था कि दूरदृष्टि, छोटा मत सोचो, कभी बड़ा सोचो। उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत के बाद में कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद हिम्मत मत हारना, फिर पक्का इरादा रखना। अगर घुड़सवारी कर रहे हो 10 बार गिरना तो 11वीं बार सफलता मिलेगी। गिरने के बाद हिम्मत मत हारना। ये मैं अपने भाषण में भी बच्चों को आजकल जब जाता हूं तो कहता हूं कि 3 बातें मैंने अपनाई थी, तुम भी अगर 3 बातें अपनाओगे। नई मुंबई में कोई आना नहीं जाता था उस समय जब मैं आया। हमारे दोस्त लोग कमेंट किए, मिलते थे, अरे यार 4 पैसा तुमने कमाया, ले जाके वहां डाल दिया, वहां तो सांप निकलते हैं, वहां कुछ है ही नहीं है, अरे खाड़ी में ले जाके पैसा डाल दिया, ये किया वो किया। तो मैं बोलता था कि मैं जेबे में पैसा लेके जाता हूँ, प्लाट खरीद लेता हूँ। तुम लोग 15 साल 20 साल के बाद जब आओगे, जब नई मुंबई देखने लायक हो जाएगा, तो बोरे में भर के पैसा लेके आओगे और बोरा वापस आएगा, प्लाट नहीं मिलेगा तुम्हारे को। आज वही हालत होती है। जो प्लाट मैंने 160 रुपया मीटर में लिया था, ठीक है, स्क्वायर मीटर में, वो 3.5 लाख 4 लाख रुपया स्क्वायर मीटर का है। तो ये दूरदृष्टि के बाद जो बात थी वो सफलता मिली। यहां मैं आया तो मैंने देखा कि 1980 में मैं यहाँ आया, और उसके बाद 82-83 में मैं थोड़ा सा सामाजिक हो गया। तब रहेजा साहब का बहुत बड़ा नाम था, रहेजा बिल्डर। मैं बोला मैं नई मुंबई का रहेजा बनूंगा। मेरा बिल्कुल ध्यान राजनीति में नहीं था। लेकिन 84-85 में जब मैं एक्टिव हुआ, लोग हमारे पास आने जाने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम थोड़ा शुरू किया। मैं देखा कि यहाँ के गुंडे बड़ा अत्याचार करते थे। भैया के पास आए, भैया भाजी बेच रहा है, भैया 10 रुपया दो चंदा, नहीं दिया तो 2 थप्पड़, अब 20 रुपया दो, अरे साहब अच्छा 10 ले लो, नहीं 30 रुपया दो। मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराया, सब किया, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि बिना राजनीति में गए इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हमें कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया 87 में, और 88 में मुझे नई मुंबई का अध्यक्ष बना दिया गया, और 91 में मुझे लोकसभा का टिकट दे दिया गया। राजीव गांधी जी खुद चाहते थे कि ये सीट बहुत कमजोर मानी जाती थी, बीजेपी शिवसेना की बहुत बड़ी सीट थी। लेकिन बाद में हमारे बड़े नेताओं ने जो जब रिजल्ट आया, मैं बहुत कम वोट से चुनाव हारा, तो लोगों ने कहा मेहनत करते तो हर जीत जाता। हमारे भाग्य में नहीं था उस समय। लेकिन 91 का चुनाव लड़ने के बाद मैं नेता बन गया। फिर मैं नगर सेवक का टिकट बांटने लगा, जिला पंचायत का टिकट बांटने लगा, एमएलए का टिकट रिकमेंड करने लगा। और मैं जब मंत्रालय जाता था, मुझे पूरा एमपी का सम्मान मिलता था। एक समस्या लेके जब जाता था पूरे जिले की, काम किया। 96 का चुनाव हुआ तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर हो गया था। हम कांग्रेस से फिर लड़े, फिर हम 98 लड़े समाजवादी पार्टी से। उसमें भी हम करीब 15,000 वोट चुनाव हार गए। उसमें 3 विधानसभा जौनपुर थी जीत गए, 2 विधानसभा
प्रतापगढ़ की थी, वहां हार गए। फिर मैं उसके 15 साल के बाद अभी 2014 में चुनाव लड़ा तो मैं 2 लाख वोट जीता वहां से करीब। और संयोग से 5 साल में मैं नाम ले रहा हूं, नितिन गडकरी साहब ने मुझे करीब 5,300 करोड़ रुपया दिया, जिससे राम बनगमन मार्ग अभी बन रहा है, सिटी का बाईपास मैंने पास करवाया, फ्लाईओवर 3 बनवा दिए वहां, और रोड का जाल बिछा दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी घर घर में हो गई इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वहां मेडिकल कॉलेज लाया और 2.5 साल में मेडिकल बन के वहां पढ़ाई चालू हो रही है, प्रिंसिपल अपॉइंट हो गया है, स्टार्ट हो गया, मरीज भी देखने शुरू हो गए। ठीक है, तो वहां मैं छोटे से पासपोर्ट ऑफिस लाया, सेंट्रल स्कूल पास करवाया। तो मोदी जी का एक सपना था, उनका एक आदेश था, जो लोगों ने 60 साल में किया वो 60 महीने में करो। तो मेरा हिसाब लगाया कि जो लोग 60 साल में किए थे 60 महीने मैंने उनसे ज्यादा काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग के काम का वैल्यूएशन हुआ तो मैं टॉप 10 में आया 543 एमपी में, और टॉप 10 में मैं 5 नंबर पे था, 6वें नंबर पे नहीं था विकास के मामले में। यूपी में नंबर 1 पे आया मैं, सबसे अधिक क्वेश्चन यूपी में पूछने वाला मैं था, इंडिया में मेरा नंबर 3 था। उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। मैं बहुत खुश हूं कि हाईएस्ट हाउस जो था, मैं पार्लियामेंट लोकसभा में पहुंचा 5 साल, अब उससे बड़ा हाउस कोई है नहीं। अब मैं खाली हूं, दूसरे को टिकट चला गया, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, तो वो काम कर रहा हूं जो देश के लिए होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि अभी उत्तर भारतीयों के लिए, मुंबई के उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया जाना बाकी है, और आप इसे किस माध्यम से पूरा करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर भारतीयों को एक मेरी सलाह है, जो मेरी सलाह है, ठीक है। आपको ख्याल होगा कि 1970 में 1968 में एक फिल्म बनी थी, और उसमें एक गाना था कि परदेशियों से नखियां मिलाना, परदेशियों को एक दिन जाना, हमें परदेशी कहा जाता है। तब ये होता था कि आदमी 11 महीना नौकरी करता था, कुछ कर्जा वर्जा अपने नजदीकियों से लेके, और गांव में चला जाता था, कभी मकान बना लेता था, कभी जमीन खरीद लेता था, कभी अपने परिवार में जाके फिर वापस आ जाता था। हमने कुछ खास किया नहीं था यहाँ के लिए। तब बना था कि परदेशियों से नखियां मिलाना। और जब हमने यहाँ स्कूल खोला, कॉलेज खोला, अस्पताल बनाए, तमाम अच्छे काम किए, सामाजिक काम किए, लड़कियों की शादी किया तो मराठी लड़कियों की भी शादी हुई, उसमें फीस माफ किया तो मराठी बच्चों का भी माफ हुआ। अब जहां मेरा कॉलेज है 60% बच्चे मराठी पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं, दवाई होती है तो 55-60% हमारे हॉस्पिटल में फ्री दवा जो होती है वो उसे महाराष्ट्रियन है, उसे मथारी लोग अपने गांव से अपने माँ बाप को लेके आते, दवाई कराते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि वहां जो ऑपरेशन 60,000 होता है यहाँ 15-20 हजार हो जाता है। तो फिर देखिए, जब मराठी बंधुओं का, बहनों का मन बदला, उत्तर भारतीय बहुत अच्छे हैं, तो गाना बदल गया फिल्म का। फिल्म वाले समाज को, सामाजिक गतिविधियां एक गाना बनाते हैं। फिर जो एक फिल्म आई थी कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, समझे कि भाई ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जो फ्लड हुआ है इसमें हमारे टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ हमने दिया, कुछ उन्होंने मांग के लाया, करीब 1000 बोरी अनाज और दवा, नेपकिन, साबुन, तेल, जो भी मसाला, एक बोरी बनाया। और हमने गांव के प्रधान को नहीं दिया, हमारे 20-20 लोग गए बांटने के लिए, 30-30 लोग, एक बोरी उठाया, एक घर में दे दिया, इस सही पहुंच जाए मदद। ये स्कूल, कॉलेज, इतना ज्यादा हॉस्पिटल, ये आपके मन में यही 2 सेक्टर पर ज्यादा काम करने का? देखिए, ऐसा है कि क्षेत्र बहुत है, 50 क्षेत्र काम करने के लिए। हमने आप जैसे दोस्तों से राय किया कि मुझे कोई 2 क्षेत्र बताइए जिसमें हमारा हिंदुस्तान पीछे है। तो पहला है मेडिकल क्षेत्र। साहब अस्पताल की बहुत तकलीफ है, ठीक है,
मेडिकल में झोला छाप डॉक्टर कुछ भी दवा दे देते हैं। कुछ आपसे हो सकता है इसमें घुसिए, और दूसरा एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। तो मैंने दो चीज चुना, यही एजुकेशन और हेल्थ, मेडिकल फील्ड। और सामाजिक तो मैं था ही, ठीक है। तो मैंने करीब 15 कॉलेज स्थापित किए यहां से जौनपुर तक, 9 स्कूल स्थापित किए, 2 धर्मादा अस्पताल स्थापित किए, और अभी एक जौनपुर में हमने 160 एकड़ जमीन खरीदी है। वहां कृषि विश्वविद्यालय और फिशरीज यूनिवर्सिटी, जिससे जो प्रधानमंत्री जी का एक वादा है कि हम किसानों की इनकम 2 गुनी कर देंगे, तो प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं कर पाएंगे इसको। इस सबको एक अपने अपने जिले में हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय बनाएंगे उसके जो लेक्चरर प्रोफेसर रहेंगे वो गांव गांव जाएंगे, वहां की मिट्टी कैसी है, कौन सी फर्टिलाइजर उसमें शूट करेगी, गोबर की खाद कैसे पैदा होगी, ठीक है, कंपोस्ट कैसे बनाना, और खेती किस तरह से करना। फिशरीज में एक मछली का बच्चा जो 1.5 रुपए में आता है, वो 1 साल में करीब 150 रुपए का हो जाता है। 100 गुना की ग्रोथ 1 साल में। ये सब 1 एकड़ में गेहूं से आप 20,000 रुपया चावल से पैदा कर सकते हैं, तो मछली से 1.5 लाख पैदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी है तमाम उसमें, लेकिन गांव वालों को मालूम ही नहीं है, बहुत लोगों को। ये सारी चीजें मैं सोचता हूं मेरा जिंदगी का 10-15 साल जो बचा है वो जौनपुर पूरा जौनपुर जिला बड़ा है, 2 लोकसभा है, 9 विधानसभाएं हैं, प्रतापगढ़ है, ऐसी जगहों पर जहां तक मैं कर सकता हूं लोगों को एजुकेट करके उनकी इनकम बढ़ा दी जाए, तो प्रधानमंत्री जी का भी सपना, मोदी जी का भी साकार हो जाएगा और हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने इतने परिवार की जिंदगी बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।